नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी NCERT हिंदी की क्लास में। आज की ये क्लास हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग अभिव्यक्ति एवं माध्यम बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे सिलेबस में दी हुई है। इसके अलावा जो बच्चा चैनल पर नया आया है उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग HPSC PhD हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन NCERT के मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा 1-2 दिन में हम लोग हिंदी व्याकरण की मैराथन क्लास करेंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट में जाके मिल सकता है। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो देख सकता है, आपको हेल्प मिलेगी। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये एक परिभाषा है और आपने बतानी है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा हो जाएगी विल्बर श्रैम की। किसकी हो जाएगी? विल्बर श्रैम की। इसके अलावा आपसे डॉक्टर रणजीत सिंह का नाम देके परिभाषा पूछी जाए, जहाँ उनकी परिभाषा आपको देखने को मिले और आपको ये बताना पड़े कि किसकी परिभाषा है, तो आप उस परिभाषा को भी एक बार देख लीजिए। डॉक्टर रणजीत सिंह जी संचार के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि संचार किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य संदेश का आदान प्रदान है। संचार किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य संदेश का आदान प्रदान है, ये कहते हैं डॉक्टर रणजीत सिंह। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर RP तिवारी ने कहा है कि संचार जीवन की गतिविधि है। जीवन की गतिविधि किसने कहा है? RP तिवारी ने कहा है। OP धामा कहते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने ज्ञान, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं को आपस में बांटता है। ठीक है, तो ये चारों परिभाषाएं याद रखनी है और आपके एग्ज़ाम के लिए संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये परिभाषा किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये है विल्बर श्रैम की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है संचार प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। तो संचार प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं आपको बताना है। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से चरण होते हैं और कहाँ कहाँ, मतलब कैसा कैसे उनका सीक्वेंस है। क्रम में लगाना भी आपसे पूछा जा सकता है या ये कह के पूछा जा सकता है कि 5वां चरण कौन सा है, चौथा चरण कौन सा है। तो सबसे पहला चरण आपने ध्यान रखना है, स्रोत होता है। क्या होता है? स्रोत होता है, या आप संचारक भी इसको बोल सकते हैं। पहला चरण कौन सा हो गया? स्रोत या संचारक। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया कूटीकृत। ठीक है, कूटीकृत या एनकोडिंग। एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग आ गया। तीसरे नंबर पे संदेश आ गया। चौथे नंबर पे माध्यम आ गया। ठीक है। 5वें नंबर पे प्राप्तकर्ता आ गया। प्राप्तकर्ता आ गया। और 6वें नंबर पे क्या आ जाएगा? फीडबैक आ जाएगा। तो ये सारे चरण आपने अच्छे से याद रखने। संचार प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं। शोर इसमें वादक का कार्य करता है। अगर संदेश और माध्यम के बीच शोर उत्पन्न हो रहा हो या आ जाए तो संदेश पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। संचार जो मतलब ठीक ढंग से नहीं होता, संदेश अच्छे तरीके से स्पष्ट प्राप्तकर्ता को प्राप्त नहीं होता। तो ये 6 चरण ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगला हमारा प्रश्न है संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या है। तो हमने अभी देखा कि दूसरा चरण एनकोडिंग या कूटीकृत होता है। ठीक है। संदेश होता है तीसरा, माध्यम चौथा, प्राप्तकर्ता 5वां, छठा फीडबैक और पहला स्रोत या संचारक होता है। अगला हमारा प्रश्न है मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा प्रभाष जोशी का। किसका हो जाएगा? प्रभाष जोशी का। अगला हमारा प्रश्न है संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो यह हुई है चर धातु से। किससे हुई है? चर धातु से। संदेश का आखिरी लक्ष्य कौन होता है। तो हम संदेश अगर कोई देना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? जिसको हम संदेश देना चाहते हैं हमारा संदेश उस तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो संदेश का आखिरी लक्ष्य क्या होता है? प्राप्तकर्ता होता है।
क्या होता है, प्राप्तकर्ता संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। संचार का अर्थ है, तो संचार का अर्थ क्या हो जाएगा, चलना। संचार का अर्थ क्या हो जाएगा, चलना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे आपको तो आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर सको तो शेयर करना है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा हो। आपको पता है कि मेरे चैनल नया है, नया कह सकते हैं, 1 साल हो गया वैसे तो चैनल मैंने बनाए को, लेकिन अभी भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे अपने पेपर तक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार क्या होता है, जनसंचार। क्या होता है, जनसंचार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो जनसंचार के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए जो जो आपकी बुक में दिया हुआ है मेन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो रेडियो के बारे में अगर दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत में कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। तो कितने रेडियो स्टेशन थे, 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे आज़ादी के समय भारत में। अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये नाम भी थोड़े ध्यान में रख लेने। आज़ादी के समय भारत में 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी एफएम रेडियो की शुरुआत, 1993 में हुई थी एफएम रेडियो की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 को। और ये भी याद रखना है कि यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई, 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है, क्या है, सिनेमा है। क्या है, सिनेमा। ठीक है, और ये प्रश्न अगर थोड़ा सा बदलाव के साथ आपको देखने को मिले, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम पूछा जाए तो वहाँ पर आपका आंसर टेलीविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है सिनेमा है, सिनेमा। ठीक है, इसके अलावा हमने रेडियो के बारे में प्रश्न किया है। तो एक चीज़ रेडियो के बारे में और भी ध्यान रखनी है कि भारत में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। पहला संगीत कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया, 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सरकार के काम काज पर नज़र रखना और किसी गड़बड़ी को जनता के सामने लाना किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो यह आता है वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत। मतलब कि सरकार की नीतियों पर नज़र रखना और गलत नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करना किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विशेषीकृत जो पत्रकारिता होती है इसमें 7 क्षेत्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये प्रश्न मिस हो गया, आपको पता होना चाहिए कि विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत 7 क्षेत्र आते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं ये भी ध्यान रखना है। एक तो संसदीय हो जाएगा, ठीक है, संसदीय हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, संसदीय, आर्थिक, खेल, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, खेल आ जाएगा, 3 हो गए। उसके बाद विज्ञान और विकास 4 हो गए, अपराध और फैशन 5, ठीक है, फिल्म। तो ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे, 7 क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, 7 क्षेत्र यहाँ पर आ जाएंगे, अपराध, फैशन, फिल्म, और संसदीय, आर्थिक, खेल, विज्ञान और विकास। अगला हमारा प्रश्न है, पत्रकारिता की कितनी वैसाखियाँ होती हैं। कितनी वैसाखियाँ होती हैं,
4 होती हैं। पहला तो आपका आंसर ये है। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये वैसाखियाँ कौन कौन सी होती हैं। सच्चाई होती है, सच्चाई पत्रकारिता की वैसाखी है, ठीक है। फिर आ गया संतुलन, क्या हो गया, संतुलन, ये भी पत्रकारिता की वैसाखी है। निष्पक्षता, निष्पक्षता, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर स्पष्ट, जब तक स्पष्टता नहीं होगी तो कैसे कोई मतलब खबर समझी जा सकती है, तो पत्रकारिता में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ये चारों ही पत्रकारिता की वैसाखी हैं। पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। यह परिभाषा किसकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से कब तक था, तो इंटरनेट के अब तक कितने दौर आ चुके हैं सामने, 3, ठीक है। दूसरा दौर कब से कब तक था, पहला दौर था 1982 से 1992 तक, दूसरा 1993 से 2001 तक, और तीसरा 2002 से अब तक। यहाँ पर आपने कर लेना है अब तक, ये तीसरा दौर चल रहा है किसका, इंटरनेट का। पहला 1982 से 1992 तक, दूसरा 1993 से 2001 तक, और तीसरा 2002 से अब तक, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, विजुअल भी है, नेट भी है और वाइट भी है। तो उपयुक्त सारे विजुअल, नेट, वाइट, ये सारे क्या हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। समाचार किस शैली में लिखा जाता है, तो समाचार लिखा जाता है पिरामिड शैली में। कैसे शैली में, पिरामिड शैली में। पिरामिड भी कैसा, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड मतलब इस तरीके से। तो इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। 3 इसके आप कह सकते हैं भाग, कह सकते हैं चरण, कह सकते हैं। ऊपर मुखड़ा आ जाता है, बीच में बॉडी, और नीचे क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो उल्टे पिरामिड की शैली में समाचार लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो कितने अंग होते हैं अभी हमने देख लिया, 3 अंग होते हैं। उल्टा पिरामिड बन के 3 अंग हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, ऊपर मुखड़ा आ गया, बीच में बॉडी और नीचे समापन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कौन सी सदी से होने लगा है, तो 19वीं सदी से उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होने लगा है। यहाँ पर 19वीं सदी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, समाचार लेखन के अंतर्गत कितने ककार होते हैं, तो कितने ककार होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं। क्या, ठीक है, क्या हुआ, कौन कर गया, कौन, कहाँ हुआ, ये खबर में होता है ना ये सारी चीज़ें। कब हुआ, तो 4 हो गए। 5वां हो गया क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो ये क्या है, 6 ककार हैं समाचार लेखन के अंतर्गत आते 6 ककार। अब एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ पर कि इनमें से कौन से ककार सूचनात्मक हैं या फिर तथ्यों पर आधारित हैं, तो कौन से आ जाएंगे, जो ककार हमें सूचना देते हैं वो हो जाएंगे सूचनात्मक, और तथ्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो सूचनात्मक या तथ्यों पर आधारित ककार हो जाएंगे। तो पहले 4 ककार, क्या से हमें सूचना मिल रही है, कौन से हमें सूचना मिल रही है, कहाँ, ये भी हमें सूचना दे रहा है, और कब, तो ये चारों ककार कैसे हैं, ये सूचनात्मक हैं, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो 2 ककार होते हैं, क्यों और कैसे, ये होते हैं विवरणात्मक, ये हमें विवरण देते हैं पूरा कि क्या कौन सी घटना कैसे कैसे घटित हुई है, ठीक है। या फिर व्याख्यात्मक भी कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं, तीनों ही नाम इसके हैं। कैसे और क्यों 2 ककार ऐसे हैं जो विवरणात्मक हैं, व्याख्यात्मक हैं या विश्लेषणात्मक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के मुताबिक 6 आंसर हो जाएगा। तो आपको ककारों के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, कैसे, मतलब सारी चीज़ें याद रखनी हैं। 56 किलोवाट में शब्द होते हैं, तो कितने शब्द होते हैं, आपकी किताब में अच्छे से दिया हुआ है, ध्यान रखना है, 70,000 शब्द होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कविता के कितने महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो कविता के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। भाषा आ जाता है, शैली आ जाता है, बिंब आ जाता है, छंद आ जाता है, अलंकार आ जाता है। कौन कौन से होते हैं? भाषा, शैली, बिंब, छंद और अलंकार कविता के 5 महत्वपूर्ण घटक हैं। फिर बीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीट का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र, मतलब कि खबर देने वाले जो संवाददाता होते हैं उनका अलग अलग क्षेत्र होता है, बीट होती है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाटक में किसकी प्रधानता रहती है? तो नाटक में सबसे ज़्यादा जो प्रधानता रहती है वो संवाद की रहती है। किसकी रहती है? संवाद की। HTML क्या है? HTML क्या है? तो HTML एक वेब भाषा है। क्या है? एक वेब भाषा है। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी के कितने मुख्य तत्व होते हैं? तो तत्व कितने होते हैं कहानी के? 6 मुख्य तत्व होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से तत्व होते हैं। 6 पहले आ जाता है कथानक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कथानक या आप कथा वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है पात्र योजना, पात्र योजना। ठीक है, फिर आ जाता है उसके बाद संवाद योजना। फिर क्या आ जाता है? संवाद योजना। ठीक है, उसके बाद आता है देश काल या वातावरण कह सकते हैं। ठीक है, पात्र योजना को आप चरित्र चित्रण भी बोल सकते हैं। फिर उद्देश्य आ गया, फिर भाषा शैली आ गई। तो ये 6 तत्व हो गए कहानी के इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी का पहला आवश्यक तत्व क्या होता है? कहानी का पहला आवश्यक तत्व होता है, तो आपको अभी अभी बात की है हमने, क्या हो जाएगा? कथानक या कथा वस्तु। ठीक है, एक संपादन के कई बार सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं, तो संपादन के सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत, ये संपादन के सिद्धांत हैं 5। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।